हेलो दोस्तों, एसपीबी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्राचीन काल का एक वंश था जिसको मौर्य वंश के नाम से जानते हैं, उसको सेकंड वीडियो आप लोग को हम बनाने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 बना दिया है, जिसमें मुख्य रूप से महत्वपूर्ण जो शासक थे, जैसे संस्थापक शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके बाद बिंदुसार आए थे, उसके बाद अशोक आए थे, उनके बाद जो भी थे, और लास्ट में बृहद जो अंतिम शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र थे बिंदुसार थे, बिंदुसार का पुत्र अशोक थे, अशोक के बाद दशरथ था, दशरथ के बाद एक अंतिम शासक आपको बृहदत्त के बारे में, जिसको ब्राह्मण सेनापति पुष्य 150 ईसा पूर्व पुष्यमित्र शुंग द्वारा उनकी हत्या कर किस तरह से शुंग वंश की स्थापना कर दी गई थी। तो खैर वो बात की वीडियो है कि शुंग वंश का संस्थापक और विस्तार कैसे हुआ, उससे पहले इसको हम देख लेते हैं। तो इससे पहले हमने देखा कि मौर्य काल के पार्ट 1 में देखा था कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने एक उनका प्रधानमंत्री थे चाणक्य, जो कौटिल्य के नाम से जानते हैं, उनकी सहायता से घनानंद जो नंद वंश का अंतिम शासक था और एक क्रूर शासक था, उसको किस तरह से अंत किए थे कूटनीतिक पद्धति से। और इसमें मुख्य रूप से दिमाग लगाया हुआ था उन्हीं को, जो चाणक्य थे, कौटिल्य थे, उनको मुख्य रूप से दिमाग लगाया हुआ था कि किस तरह से सर्वनाश करना है। क्योंकि घनानंद ने जो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, वो एक समय चाणक्य को बुला करके अपने दरबार में उनको अपमानित कर दिया था, और उसी से वो मतलब नाराज हो गए थे चाणक्य, और उसको बदला लेने के लिए एक योद्धा, एक महारथी को खोज रहे थे। तो खोजने के क्रम में चंद्रगुप्त मौर्य पे उनको नजर पड़ा था, और उनको वहाँ से उठा करके अपने पास ले आए, और सभी तरह की उनको विद्या में, सभी तरह के हथियार चलाने में उनको निपुण कर दिए। और उनके द्वारा ही जो एक अखंड भारत का, चाणक्य का एक सपना था कि एक अखंड भारत का निर्माण हो, अखंड भारत का निर्माण हो, और उसका एक शासक हो, कहीं खंड नजर नहीं आए, और उसी अखंड भारत के निर्माता के रूप में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य को जानते हैं। और एकीकृत शासन प्रणाली को प्रथम अगर कोई श्रेय जाता है एकीकृत शासन प्रणाली को व्यवस्थित करने का, तो चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है, जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान समेत उस टाइम दक्षिण में कर्नाटक और बंगाल तक, उड़ीसा तक साम्राज्य विस्तार था। तो आइए इसको देखते हैं। इससे पहले तो हम देख चुके हैं कि इसके प्रमुख शासक कौन कौन थे, और आज देख लेते हैं हम लोग सामाजिक जीवन। पहला है सामाजिक जीवन और दूसरा है आर्थिक जीवन, और इसी में आगे भी एक देख लेंगे। तो सामाजिक जीवन, किस तरह का समाज था उस टाइम, किस तरह के लोग उसमें रहते थे, कितनी जातियां में समाज विभक्त थी, इत्यादि के बारे में जानेंगे। क्या क्या वहाँ प्रथा प्रचलन में थी, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात किया तो समाज में कितने वर्ण थे, तो मुख्य रूप से 4 वर्ण थे। कौटिल्य कहते हैं कि 4 वर्णों में समाज विभक्त था, और वही उसी टाइम के एक लेखक थे जो इनका रचना किए थे, मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान रहते थे। उन्होंने बताया कि नहीं, समाज 7 वर्गों में बटा हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ कि जो चाणक्य थे, जो वर्ण को बांटे, जो सिस्टम के आधार पर बांटे थे, उस टाइम जो प्रचलित समाज था, और जो आपको मेगास्थनीज बांटे 7 वर्गों में समाज को, मुख्य रूप से कार्य के आधार पर बांटे थे। तो एक जन्म के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था कायम था उस टाइम, उसके आधार पर चाणक्य 4 वर्गों में बांटे, और मेगास्थनीज कार्य के आधार पर 7 वर्गों में समाज को बांटे थे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। मौर्यकालीन सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन, समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, और वर्ण था जो जन्म आधारित था। समाज तो वर्ण व्यवस्था पर था ही, अब जो कि वर्ण था वो जन्म पर आधारित था। मान लीजिए कोई क्षत्रिय है, क्षत्रिय का जन्म तो क्षत्रिय हो जाएगा, कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के घर में जन्म तो ब्राह्मण वर्ण में चला जाएगा, कोई वैश्य है तो वैश्य में चला जाएगा, कोई शूद्र है तो शूद्र में चला जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार वर्ण व्यवस्था था जो जन्म पर आधारित था, न कि कर्म पर आधारित था। क्योंकि कर्म पर आधारित तो आगे मेगास्थनीज विवरण देते हैं जो 7 वर्गों समाज को बांटते हैं। तो समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, और वर्ण जन्म पर आधारित थी। चाणक्य के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में विभक्त समाज, मुख्य रूप से थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चाणक्य बताते हैं कि इस काल में, मौर्य काल में, कुछ शूद्रों की स्थिति में सुधार आई थी, उन्हें कृषि कार्य में लगाया जाता था, और इसे अर्थशास्त्र में, चाणक्य बोलते हैं कि अर्थशास्त्र में इसे शूद्र को भी आज की संज्ञा देते हैं कि शूद्र भी आज थे, क्योंकि वो भी कृषि कार्य में लगे हुए थे, वो भी कुछ मतलब जोखिम भरे कार्य करते थे, लड़ाई में काम करते थे, इत्यादि काम में देख करके अपने चाणक्य जो अर्थशास्त्र लिखे उसमें लिखे हैं कि शूद्र भी था, वो भी आज के श्रेणी में थे, क्योंकि वो कृषि कार्य करते थे। उसी काल के एक जो लेखक थे मेगास्थनीज, जो इंडिका की रचना किए थे, उन्होंने भारतीय समाज को, प्रशासन को विवरण उन्होंने उसमें दिया है इंडिका में। तो मेगास्थनीज के अनुसार समाज 7 वर्गों में विभक्त था। पहला था दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहिर, चौथा कारीगर, 5वां सैनिक, 6ठा निरीक्षक, और 7वां सभासद, जो राजा के साथ सभा में पार्टिसिपेट करते थे। मेगास्थनीज ने कितने वर्गों में बांटा, तो 7 वर्गों में बांटा। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहिर, चौथा कारीगर, 5वां सैनिक, 6ठा निरीक्षक, और 7वां सभासद, जो सभा में पार्टिसिपेट राजा के साथ करते थे। तो आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि मौर्यकालीन प्रशासन 4 वर्गों में विभक्त था, किन्होंने बताया था। तो मेगास्थनीज, वहाँ चाणक्य मारिएगा, कौटिल्य मारिएगा, विष्णुगुप्त मारिएगा, उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में विवरण दिया है। और वही देगा कि आपको कि मेगास्थनीज के अनुसार, जो उस टाइम इंडिया के रचनाकार मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य में रहते थे, उनके अनुसार समाज कितने वर्गों में विभक्त था, तो 7 वर्गों में विभक्त था। तो इसमें से आपको 1 दे देगा और 4 दे देगा, कोई अलग दे देगा, तो उसमें आपको ऑप्शन चुन के मारना होगा। तो आइए
आगे देखते हैं दास। दास प्रथा कैसी थी उस टाइम? तो दास प्रथा थी, दासों को कृषि कार्य में भी लगाया जाता था, दासों को कृषि कार्य में भी लगाया जाता था। कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा थी, क्योंकि छोटे छोटे कार्यों के लिए भी दासों का इस्तेमाल किया जाता था, दासों का उपयोग किया जाता था। उतना कठोर यहाँ व्यवस्था नहीं थी भारत में। और जब मेगास्थनीज इंडिया के लेखक जो मेगास्थनीज वो आते हैं यहाँ, तो वो कहते हैं कि नहीं, दास प्रथा मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा नहीं थी। ऐसा उनको कहने का पीछे रीजन ये है कि जिस तरह से उन्होंने यूनान में देखे थे, अपने यहाँ वो देखे थे कि दास प्रथा को किस तरह से पटाया जाता था, किस तरह से गुलाम बना कर रखा जाता था, किस तरह से उसे जोखिम विकास कराया जाता था, उस टाइप के भारत में उन्होंने नहीं देखे। इसलिए मेगास्थनीज ने बताया कि मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा नहीं थी। और यही चाणक्य, जिसे कौटिल्य कहते हैं, उन्होंने बताया कि दास प्रथा समाज में थी। आगे देखते हैं, ये कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा थी, जबकि मेगास्थनीज के अनुसार दास प्रथा का वर्णन नहीं मिलता है। मैं ऐसे ही बोलता कि नहीं, दास प्रथा नहीं था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने यूनान में देखा था कि किस तरह से मतलब दुर्व्यवहार किया जाता था उसके साथ कड़ी से पेश किया जाता था, उसको जोखिम परिकार किया जाता था, उसको पकड़ किया जाता था। और यहाँ भारत में ऐसा नहीं दास प्रथा की स्थिति, दास प्रथा का स्थिति बेहतर था, क्योंकि वो कृषि कार्य में लगे हुए थे। आइए किसी समाज को अगर बात करते हैं कि उठान की, तो वहाँ पे महिलाओं को जिक्र करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि महिलाओं की आधी आबादी है, फिर भी बेचारी रह जाती है, इसलिए हम महिलाओं के भी जिक्र करेंगे। तो महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुई, क्योंकि यहाँ पे कुछ शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया गया, परंतु उच्च शिक्षा प्राप्त करना इसको वर्जित था। महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करना नहीं था, वर्जित था उच्च शिक्षा की, और कुछ शिक्षा का अवसर दिया गया था, मगर उच्च शिक्षा वर्जित था। और आगे देखें कि इसमें जो सम्राट होते थे, जो शासक होते थे, राजा होते थे, उनको अंगरक्षक रूप में, बॉडीगार्ड रूप में महिलाओं को नियुक्त किया जाता था। और ये देखते हैं महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुई, ठीक है, कुछ सुधार हुई, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिला, परंतु उच्च शिक्षा वर्जित था। उच्च शिक्षा इनको प्राप्त करने का अधिकार नहीं था महिलाओं को। थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने का अधिकार मिला था, परंतु उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं मिला था। महिला को मुख्य रूप से अंगरक्षिका के रूप में, अंगरक्षिका बॉडीगार्ड के रूप में कार्य करने के लिए रखा जाता था। यानी कि उनका बॉडीगार्ड जो भी ऐसा आपको आगे देखने को मिलेगा, जब हम पढ़ाएंगे आपको जो साम्राज्य का प्रशासन उसमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे महिलाओं को अंगरक्षिका के रूप में कार्य करने के अवसर मिलता था। यहाँ पे कुछ प्रथा थी, जैसे तलाक प्रथा थी, जिससे पता लगता है कि महिलाओं की स्थिति उतना ठीक नहीं थी, क्योंकि समाज में तलाक प्रथा का प्रचलन था। यहाँ पे एक नियोग प्रथा था, जिससे लगता है कुछ स्थिति अच्छी थी, और तलाक प्रथा से लगता है कि स्थिति नहीं अच्छी थी। तो तलाक देने का प्रथा प्रचलित था। नियोग प्रथा में होता था कि जब किसी स्त्री है, किसी महिला, उनके अगर पति किसी कारण से अगर देहांत होता है, मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो अपने देवर के साथ वो रह सकते थे। तो नियोग प्रथा स्त्रियों के लिए थी। यहाँ पे कुछ वर्गों में महिलाओं को भी बांटा गया है। उसको हम लोग कुछ इस तरह से देखते हैं कि अनिष्कासनी नाम था, कुछ गणिका थी, कुछ रूपाजीवा के नाम से जाना जाता था। तो अनिष्कासनी ऐसी महिला को कहा जाता था जो घर के बाहर नहीं निकलती थी, उसको अनिष्कासनी कहा जाता था। गणिका जिसका आचरण ठीक नहीं होता था, जो आचरण विहीन होती थी, उसे गणिका कहा जाता था। और रूपाजीवा आपको जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति अपनाती थी, जो स्वतंत्र रूप से वेश्या के काम करती थी, उसको रूपाजीवा कहा जाता था। तो महिलाओं को भी 4 वर्गों में बांटा गया यहाँ पे। अनिष्कासनी जो घर से नहीं निकलती थी, गणिका जिसका आचरण ठीक नहीं होता था, आचरण विहीन होती थी, रूपाजीवा जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति अपनाती थी। आइए यहाँ पे जो मौर्यकालीन समाज था, उसमें कुछ विवाह का भी जिक्र किया गया है, जिसमें एक अनुलोम विवाह था और दूसरा प्रतिलोम विवाह था। अनुलोम विवाह होता था कि जिस विवाह में पुरुष वर्ग उच्च वर्ण के हो और महिला निम्न वर्ग के होंगी, उसको अनुलोम विवाह कहते थे। और जिसमें पुरुष निम्न वर्ग के और महिला उच्च वर्ग के होंगे, उसमें आपको प्रतिलोम विवाह कहेंगे। तो ये देखते हैं अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण के पुरुष होते थे और निम्न वर्ग की महिला होती थी, फीमेल होती थी, निम्न वर्ग की महिला होती थी। और यही प्रतिलोम में देखेंगे तो उल्टा होता था इसका। अनुलोम मतलब उच्च वर्ग के पुरुष और निम्न वर्ग की महिला, और प्रतिलोम में हम देखेंगे तो निम्न वर्ग के पुरुष में उच्च वर्ग की महिला होती थी। तो इस प्रकार से हमने मध्यकालीन समाज को देखा। आइए इसको एक बार आप देख लेते हैं। सामाजिक जीवन, समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था और वर्ण जन्म पर आधारित था। जिस वर्ण में जन्म आप लेंगे उसी वर्ण में रह जाएंगे। चाणक्य के अनुसार 4 वर्ण में विभक्त समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जबकि कौटिल्य के अनुसार 7 वर्णों में विभक्त समाज, क्योंकि कौटिल्य ने एक कार्य के आधार पर समाज को बांटा था, जिसमें था दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहित, चौथा कारीगर, 5वां सैनिक, 6वां निरीक्षक, 7वां सभासद जो राजा के साथ सभा में पार्टिसिपेट करते थे। दासों के बारे में बात करें तो दास को कृषि कार्य में लगाया जाता था। कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा थी, जबकि चाणक्य के अनुसार दास प्रथा नहीं थी भारत में, क्योंकि जिस तरह से यूनान में इन्होंने देखा था, ग्रीस में देखा था, मेगास्थनीज दास प्रथा, उस तरह के यहाँ दास प्रथा उतना चरम सीमा पर नहीं थी, उतना प्रचारित नहीं किया जाता था। एक चाणक्य जो बताते हैं कि कुछ शूद्रों की स्थिति ठीक हुई थी, उन्हें कृषि कार्य में लगाया जाता था और शूद्र को अर्थशास्त्र में आर्य की संज्ञा दी गई है। महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुई, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिला, परंतु उस शिक्षा प्राप्त करना वर्जित था। महिला मुख्य रूप से जो शासक होते थे, जो सम्राट होते थे, जो मतलब राजा होते थे, उनको अंगरक्षिका के रूप में कार्य करती थी, बॉडीगार्ड के रूप में कार्य करती थी। तलाक प्रथा का यहाँ प्रचलन था, इसलिए कहा जा सकता है कि महिलाओं को स्थिति कुछ अच्छा नहीं था। और नियोग प्रथा था, इसलिए इसके हिसाब से कहा था कि उस महिलाओं की स्थिति अच्छी थी।
नियोग प्रथा का मतलब होता है कि स्त्री अपने देवर के साथ रह सकती थी पति का मृत्यु होने पे। अनिष्कासनी, गणिका, रूपा, जीवा महिलाएं कुछ श्रेणी बांटी गई थी। इस अनिष्कासनी जो घर से नहीं निकलती थी, और गणिका वैसे महिलाओं का था जिसका कैरेक्टरलेस होता था, आचरण विहीन होती थी। एक रूपा जीवा वैसी महिलाओं को जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति के काम करती थी, रूपा जीवा कहते थे। विवाह दो प्रकार के होते थे, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में होता था कि उच्च वर्ग के पुरुष होंगे और निम्न वर्ग की महिला होगी, ठीक है, उसे अनुलोम विवाह कहेंगे। और जिस विवाह में उच्च वर्ग के महिला और निम्न वर्ग के पुरुष होंगे प्रतिलोम विवाह कहेंगे। तो आइए आगे देखते हैं आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन तो किसी भी साम्राज्य का या देश का अर्थव्यवस्था अगर ठीक होगा तो उसका राजा उतना ही शक्तिशाली होगा, उतना ही सुचारू ढंग से शासन प्रशासन को वो संचालित करेगा। तो किसी भी समाज को चलाने के लिए, किसी भी, जैसे मान लिया घर ही है तो कोई अपना घर को चलाते हैं तो कितना उनका आमदनी है उसके हिसाब से घर उनका डेवलप करता है, समाज डेवलप करता है, कोई गांव डेवलप करता है, कोई पंचायत डेवलप करता है। ठीक उसी प्रकार उस टाइम और समाज भी मुख्य रूप से कृषि पर आधारित था और कृषि ही मुख्य रूप से इनकम का स्रोत था। कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था, मुख्य रूप से कृषि ही आधार था। और कृषि को ही और अधिक उपजाऊ बनाने के और अधिक उत्थान के लिए, अधिक विकास के लिए पुष्यगुप्त ने जो गिरनार स्थित एक सुदर्शन झील का निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, वो कृषि को बढ़ावा देने के लिए ही सुदर्शन झील का निर्माण कराया था ताकि सिंचाई को और बेहतर सुविधा प्रदान किया जा सके। तो कृषि अर्थव्यवस्था पर मुख्य रूप से आधारित था। कृषि को उन्नत बनाने के लिए पुष्यगुप्त, या कहीं नोट कर लीजिएगा, पुष्यगुप्त एक गवर्नर था एक प्रांत का जो अभी गुजरात में था। पुष्यगुप्त ने गिरनार स्थित गिरनार पर्वत पे सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। आपको पूछता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में किया गया था या किसने करवाया था या किस लिए कराया गया था। तो सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में सिंचाई को और सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए पुष्यगुप्त द्वारा गिरनार स्थित सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। आगे है राजस्व कितना होता था। तो 1/6 से प्राचीन काल में मैक्सिमम जगह देखेंगे तो 1/6 से 1/4 के बीच में राजस्व का भाग कलेक्ट किया जाता था, टैक्स रूप में लिया जाता था। तो 1/6 से 1/4 भाग राजस्व के रूप में लिया जाता था। टैक्स चोरी करने वाले को, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पीसीएस का भी पूछा गया है। एक बार पूछा गया था पीसीएस में कि जो मौर्यकालीन समाज था वहाँ पे मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था था या मौर्य काल में टैक्स चोरी करने वालों के लिए जो टैक्स को चुराते थे, चोरी छुपे सामान को सेल करते थे, टैक्स नहीं सरकार को देता था, तो उसके लिए क्या दंड का प्रावधान था। तो उसमें आपको मृत्युदंड सही हो जाएगा क्योंकि उसमें बहुत देता है कि किसी को काला पानी की सजा हो गया तो किसी को जेल में बंद दिया जाता था, किसी को पड़ गया था, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा टैक्स चोरी करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। उस टाइम आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के व्यापार होते थे। मिस्र, सीरिया इत्यादि देशों से व्यापार होता था, बाह्य व्यापार होता था और आंतरिक व्यापार भी होता था। बाह्य दोनों तरह के व्यापार होते थे। व्यापार के लिए मुख्य रूप से वस्तु विनिमय प्रणाली जो सिंधु घाटी सभ्यता में देखे, वैदिक सभ्यता में देखे, तो यहाँ पे मुद्रा की खोज हो गई थी, इसलिए व्यापार करने के लिए मुद्राओं का इस्तेमाल किया जाता था। तो आइए देखते हैं, आंतरिक एवं बाह्य दोनों तरह के व्यापार होता था। वस्त्र निर्माण, उस निर्माण उद्योग धंधे भी थे। वस्त्र निर्माण प्रमुख उद्योग था जिसका अधिकारी सूत्राध्यक्ष कहा जाता था, जिसका अधिकारी सूत्राध्यक्ष कहलाता था। उद्योग में मुख्य रूप से देखिए अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप से कृषि पर आधारित था। और उद्योग की बात करें तो वस्त्र उद्योग प्रमुख उद्योग था। आपको क्वेश्चन कहीं फंसा दिया कि मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था था उसमें मुख्य उद्योग क्या था, प्रमुख उद्योग क्या था, तो आपको वस्त्र उद्योग आंसर देना है। वस्त्र निर्माण उद्योग जो प्रमुख उद्योग था मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में। व्यापार में मुद्रा का प्रयोग होता था। व्यापार करने हेतु मुद्रा, चूंकि मुद्रा की खोज हो चुकी थी इसलिए मुद्रा का प्रयोग होता था। एक श्रेणी था जो उद्योग की संस्था थी। जितना भी उद्योग था उसका एक संस्था होती थी, उसको श्रेणी कहते थे। उद्योग की संस्था को श्रेणी कहा जाता था। आइए कुछ बंदरगाह को देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में बंदरगाह पूछ जाते हैं कि गुप्तकालीन बंदरगाह कौन है, मौर्यकालीन बंदरगाह कौन है, तो इसको देख लेते हैं। पश्चिमी तट पर स्थित सोपारा एवं भरौज प्रमुख बंदरगाह था जिससे व्यापार संचालित होता था। जो बाह्य व्यापार होता था, विदेशों से व्यापार होता था, वो जल मार्ग से भी होता था, जिससे मुख्य से सोपारा और भरौज बंदरगाह जो पश्चिमी तट पर स्थित था। एक भाग था, कृषि की आय पर ली जाने वाली कर को भाग कहते थे। टैक्स था एक तरह का, भाग कृषि की आय पर लिया जाता था। ब्याज, जो रुपया पैसा जो लगता था इंटरेस्ट पे, उसका जो ब्याज पे लगता था, इंटरेस्ट लगता था, उसका जो ब्याज होता था, ब्याज को रूपिका या परीक्षण कहा गया है। ब्याज को रूपिका एवं परीक्षण कहा गया है। तो इस प्रकार से हमने मौर्यकालीन समाज में 2 पॉइंट देखे, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन। तो आइए इसको फिर एक बार देख लेते हैं। कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था और कृषि को उन्नत बनाने के लिए पुष्यगुप्त ने, जो अभी गुजरात का उस टाइम गवर्नर था, उन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था या सिंचाई सुचारू ढंग से संचालित हो सके और अधिक उपज बढ़ाया जा सके। टैक्स के रूप में 1/4 से 1/4 के बीच में राजस्व के रूप में लिया जाता था। टैक्स चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार होते थे। उद्योग की बात करें तो प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था जिसका अधिकारी सूत्राध्यक्ष कहलाता था। व्यापार में मुद्रा का प्रयोग होता था क्योंकि मुद्रा का यहाँ खोज हो चुकी थी। श्रेणी उद्योग की संस्था श्रेणी कहलाती थी। पश्चिमी तट पर स्थित सोपारा भरौज प्रमुख बंदरगाह था। एक ताम्रलिप्ति बंदरगाह को पढ़ने को मिला जो गुप्तकालीन बंदरगाह था। भाग कृषि के आय पर ली जाने वाली कर थी जिसको भाग कहते थे। ब्याज को रूपिका या परीक्षण कहा जाता था।
तो इस प्रकार से हमने आज 2 पॉइंट देखा मोर्चकाल का। नेक्स्ट वीडियो में हम एक आध वीडियो बनाएंगे इसका मोर्चकाल का, उसको आप लोग भी जरूर देखिएगा। इसके बाद जस्ट 1-2 दिन में हम लोड कर देंगे। और दोस्तों थोड़ा सा वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो रहा है, इसलिए कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, आँख तो बहुत ख़राब हो गया था, बट फिर भी अभी कुछ अच्छा है। अभी कहा जाए तो मतलब हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। तो अगर मेरा तबीयत ठीक होता तो बहुत सारे वीडियो आप लोग अपलोड कर दिए होते। और देखिएगा बिहार दरोगा का वैकेंसी जल्द आने वाली है नेक्स्ट मंथ, इसलिए आप लोग जी जान देकर के लग जाइए और बेहतर रूप से तैयारी कीजिए। और मेरा एक बिहार दरोगा का इसमें आपको देखने को मिलेगा कि सिलेबस का वीडियो जरूर आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए चलते हैं, तब तक आप लोग देखिएगा। वीडियो कौन तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।